हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे कुछ जे क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के संपूर्ण फिजिक्स का MVVI शॉर्ट क्वेश्चन का हल। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन का लिखा हुआ आंसर चाहते हैं तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप 73 67 27 पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको इस प्रत्येक क्वेश्चन का लिखा हुआ आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, आपको अभी याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र वर्णन करें। काम कर रहा है क्वेश्चन में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र यानी कि चित्र के साथ, फिगर के साथ अंतर लिखे, यानी कि सॉरी यहाँ गलती हो गया है, अंतर होगा, क्या होगा, अंतर अंतर लिखे, चित्र के साथ अंतर लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्न अंतर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्न अंतर है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, पन्ना को दो भाग में बांटेंगे और एक ओर लिख देंगे उत्तल लेंस और एक ओर लिखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस चूंकि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है सचित्र यानी कि फिगर के साथ अंतर लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखेंगे फिगर बना देंगे और उत्तल लेंस हो गया मेरा, उसके बाद अवतल लेंस हो गया ये। अब कुछ भाषा लिख देंगे क्योंकि दो नंबरी में है, दो नंबरी में बेसी नहीं लिखेंगे, दो लिख देंगे। क्या लिखेंगे पहले हम कि यह किनारे पर पतला होता है, किनारे कैसा होता है, किनारा पर, यह किनारे पर पतला होता है और यह वाला क्या है, किनारे पर मोटा है, कि यह किनारे पर मोटा होता है। एक दूसरा लिख देंगे उत्तल लेंस में क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिख देंगे कि इसमें वास्तविक पर, इसमें कैसे बनता है प्रतिबिंब, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। और अवतल में लिख देंगे कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब शॉर्ट में ही दिया जाता है ताकि अब वो पूरा नंबर दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का दिया हुआ है 1 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता के लिए यानी कि हमें R का मान निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन को एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 बराबर होता है R/2 और एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। तो हमको F नहीं निकालना, अगर F निकालना है यानी कि फोकस दूरी निकालना होगा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, लेकिन हमें निकालना है वक्रता की त्रिज्या का, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो R बराबर होता है 2F, यानी कि R बराबर 2 इंटू F का मान कितना है 20, तो लिखेंगे 20 गुना 40 सेंटीमीटर मेरा यह आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि यह आपको हर एक बोर्ड एग्जाम में देखने को 1 या 2 नंबर का देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको गौर से 1-2 क्वेश्चन अपना से 20 30 25 मान रख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ पूछ रहा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसे प्रतिबिंब का परिभाषा नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं लिख देंगे। उसका पहला लिखेंगे, पहला क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। बस इतना है क्योंकि हमसे 100 में आंसर पूछा जा रहा है, बेसिक कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख के जाएगा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन है मेरा कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। फिर वही बात लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। फिर पन्ना को 2 भाग में बांटेंगे, अगर 2 भाग में बांटने का मन नहीं है कि एक जो निम्न अंतर है लिखने के बाद लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, लिख करके गैस देंगे, ऐसे परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, क्या हो गया मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर नीचे लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे। इसमें भी लिख देंगे किसी बिंदु स्रोत से आके प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें लिखेंगे मिलती है, इसमें लिखेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमें एहसास होता है कि यहाँ पर मिल रहा है, उसे कौन कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। बस इतना लिख देंगे हमें
नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो गो उपयोग लिखे। तो हमको उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का दो गो उपयोग लिखे। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही वीवीआई आने वाले बोर्ड परीक्षा में। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो गो उपयोग निम्न है। सबसे पहला यह पॉइंट, क्योंकि यह लिखने से एग्जामिनर को मालूम चल रखा है कि बच्चे को आंसर लिखने की कैपेसिटी और लिखने के बारे में मालूम है। तो हमको क्या, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो गो उपयोग लिखेंगे। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो गो उपयोग निम्न है। पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। पहले क्या है मेरा, उत्तल, लिखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे कि यह इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में, यानी कि जो रोड पर वाहन चलते हैं, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, इस सब में क्या किस दर्पण का उपयोग करता है, जो बगल में ड्राइवर के बगल में लगा रखा है शीशा, कौन दर्पण रखा है, उत्तल दर्पण रखा है। लिख देंगे साइड में, साइड पहले लिखेंगे साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। एक और होता है दूसरा, रोगों पर लगे सर्च लाइट में, कि जाके भी रोग पर कहीं कहीं लाल लाल लगा रखा है, उसमें भी किस दर्पण का उपयोग रखा है, उत्तल दर्पण का उपयोग। इसी तरह से दूसरा का लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। नीचे लिख करके अवतल दर्पण के उपयोग लिख करके लिखेंगे। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया रखा है, हजाम की, जहाँ हम लोग बाल कटवाने जाते हैं वहाँ हमारे आगे शीशा रखा है, किस दर्पण रखा है, यही अवतल दर्पण का लिख देंगे, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, जब हम डॉक्टर, हमारे नाक, कान या गला में कुछ गड़बड़ी हो जाते हैं, डॉक्टर लग जाते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यही अवतल दर्पण का। फिर लिख देंगे नाक, कान, गला के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, जिस प्रकार से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एक मशीन टाइप का काम करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि सरल सूक्ष्मदर्शी छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। किसमें क्या लिखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में लिखेंगे वह युक्ति, यानी कि युक्ति का मतलब क्या होगा, मशीन। लिखेंगे वह युक्ति जो छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। कैसा, छोटा वस्तु है तो क्या उसका बड़ा बनाया, क्यों हम कहेंगे कि लिखेंगे छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस युक्ति को सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सिंपल है इसका परिभाषा है कि वो ऐसा मशीन, ये क्यों का मशीन, वो ऐसा मशीन या वो ऐसा युक्ति जो छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सिंपल सा भाषा में। लॉजिक आखिर हम कहाँ से लिख रहे हैं, सोचिए आप लोग, अपना से दिमाग, अपने से क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए अपनी भाषा में, क्योंकि लिखा रखा है एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रखा है कि परीक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी, अपने उत्तर सवाल का जवाब अपने ही शब्दों में दे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या परावर्तन को क्या कहा है, वापस लौटना, कहीं से टकरा करके वापस लौटने की प्रक्रिया क्या, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ प्रकाश कह रहा है कि यहाँ पर कोई बस दूसरी चीज का नहीं टकराएगा, जब भी टकराएगा क्या टकराएगा, प्रकाश टकराएगा। क्या होगा, जब कोई समतल सतह पर, जब कोई प्रकाश समतल सतह पर टकराती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें ये प्रकाश की किरण आ रहा है, किसको कहेंगे, आपतित किरण। क्या कर रहा है, आपकी आ रहा है इसीलिए इसको आपतित किरण, आई जा रहा है इसीलिए इसको परावर्तित किरण।
बीच में एक अभिलंब डाल देंगे, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब। यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिससे हम आई से सूचित कर देते हैं, इस यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है जिसे हम आर से सूचित कर देते हैं। बस इतना लिख देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ का ये लिखना पर का कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, कि लिखना पर का जब कोई प्रकाश के किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह उसी की तो वह वापस लौट जाती है, इस लौटने की विधि का प्रकाश का परावर्तन करके उसका यह वाला फिगर बना देंगे। उसके नीचे लिखेंगे आपकी किरण परावर्ती किरण तथा आपकन बिंदु पर डाला गया विलंब किन्हों के एक ही समतल में, किन्हों एक ही समतल में है ना, इसलिए कहा है कि किन्हों एक ही समतल में होते हैं। फिर दूसरा इसका नियम है आपकन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, इसी से 5 नंबर मिल जाएगा। चूंकि अगर हमें 2 नंबर में पूछेगी तो सिर्फ इसका परिभाषा लिख देंगे और फिगर बना करके छोड़ देंगे, उसी से हमें मिल जाएगा नंबर। फिर आगे मेरा दृष्टि दोष क्या है, मतलब कि दोष का मतलब क्या का गलती का, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं कि हमें अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हमारे आंखों में गलती है, यानी कि हमारे आंखों में दोष है। कोई लिखेंगे जब कोई स्वस्थ आंख किसी दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे है निकट दृष्टि दोष क्या है, तो समझिए ध्यान से। और आपको दूर दृष्टि कहेगा ना, दूर दृष्टि दोष, और निकट कहेगा निकट दृष्टि दोष। जिस दोष के बारे में कहा जाएगा वही का वस्तु नजर नहीं पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे, वो दोष। जैसे दूर दृष्टि दोष कह रहा है ना, कि इसमें लिखेंगे जब कोई स्वस्थ आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। फिर निकट दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे कि जब स्वस्थ आंख नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है किंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, कि एक बात आप लोग को कहिएगा, इसी आंख से हम दूर की वस्तु भी देख लेते हैं और नजदीक का भी वस्तु देख लेगा। क्यों देख लेते हैं, इसी समंजन क्षमता के कारण ही। इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, जब स्वस्थ आंख किसी दूर या निकट की वस्तु को अपने समंजन क्षमता के अनुसार अपनी जिस क्षमता से देख पाते हैं उसे समंजन क्षमता कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब कोई स्वस्थ आंख दूर या नजदीक की वस्तु को देखने की क्षमता को क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे। इस प्रकार से मेरा 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और है जो कि हम लोग अभी करेंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत आवेश के गुण लिखे। मतलब आप पहले विद्युत आवेश के गुण लिखने से पहले हमको आवेश के बारे में जानकारी मालूम करना पड़ेगा। आप लोग एक तार, जो इलेक्ट्रिक तार होता है जिससे हम बल्ब बारते हैं या कुछ ही बारते हैं, उसमें एक लाल वाला तार होता है, काला वाला तार होता है। लाल को नहीं कहते हैं कि प्लस है, यही वाला माइनस है। तो वही आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लस और एक होते हैं माइनस, इसी का क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। वही कह रहा है कि विद्युत आवेश के गुण लिखने, माने कि इस दोनों में क्या गुण है उसके बारे में हमको लिखना है। तो एक बात बताइए, अगर 2 ईमानदार व्यक्ति है और दोनों ईमानदार व्यक्ति कभी लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, यानी कि एक दूसरे का गोर ही भागेगा। तो वही नियम इसमें भी लागू होता है। अगर यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, दोनों के एक साथ लाइन कभी सकेगा, एक बार ये भी इधर ही जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, दोनों एक ही हो रहा है, सकेगा कभी भी, जीवन में नहीं सकेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। क्या पहला लिखेंगे गुण में कि समान आवेश क्या है, ई प्लस ई प्लस। जब समान आवेश एक दूसरे को क्या करती है, अलग अलग करके, यानी कि प्रतिकर्षित करती है। अगर यही चीज यहाँ पर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस, फिर दोनों अलग अलग आ गया, दोनों अलग अलग बुद्धि का आ गया, तो स्वाभाविक है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। क्या लड़ेगा को आकर्षित, यानी कि प्लस इसको आकर्षित करेगा और माइनस इसको आकर्षित करेगा। क्या लिख सकते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसमें पहला गुण क्या लिखेंगे हम,
2 गुण लिखेंगे, बेसिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन है, 100 में इसका आंसर देने में हमें अच्छा रहेगा। तो पहले लिखेंगे विद्युत आवेश के गुण निम्नलिखित है। तो पहला क्या लिखेंगे, समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षी यानी कि अलग करती है, सिंपल से भाषा में अलग करती है। तो जब समान आवेश अलग करती है तो असमान आवेश क्या करेगा, खींचेगा अपने, यानी कि आकर्षित करेगा। अब क्या लिखेंगे दूसरा इसका गुण में कि असमान आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। हो गया मेरा क्वेश्चन जवाब, बस इतना ही है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो हमें इसका आंसर 100 भी कहने में अच्छा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम, यानी कि जो 1 महीने या 20 दिन पहले 20 दिन बाद एग्जाम है उसके लिए, या इंटर वाला के लिए और मैट्रिक वाला दोनों के लिए भी क्वेश्चन है इस बार के लिए। विद्युत विभव क्या है, तो क्या लिखेंगे, जब कोई आवेश को, क्या इस यहाँ कोई ए है, यहाँ पे समझाते हैं, कोई यहाँ ए है, कोई यहाँ बी है। जब कोई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, अनंत से, किससे, अनंत से किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को उस विद्युत क्षेत्र के, उस विद्युत क्षेत्र के, किस अनंत से किसी बिंदु आवेश को उस विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, क्या लाने में, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। समझ गए होगा, कोई यहाँ ए है, कोई बी है, यहाँ से कोई सामान लाना का कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वही बात। यहाँ आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित करें। तो विद्युत धारा जानने से पहले हमको यह जानना होगा विद्युत के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक के बारे में। क्या लिखेंगे कि कोई भी चीज इकाई समय में, मानी एक निश्चित समय में जितना आवेश, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, तो एक निश्चित समय में कोई आवेश जितना इसे प्रवाह हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि एक निश्चित समय, यानी कि इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे, इकाई समय में, इकाई समय में आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा भाषा। एक और लिखेंगे इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। बस क्या लिखेगा, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। तो अभी 100 क्वेश्चन है। फिर आगे आ रहा है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। संयोजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। क्या लिखेंगे, यहाँ प्रतिरोध है, इसीलिए आपको पहले प्रतिरोध के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी विद्युत प्रवाह, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक तार है, यहाँ से हम कोई स्विच की पे हम यहाँ बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, बल्ब लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हम स्विच खींचेंगे, इसमें जाएगा इलेक्ट्रिक, यानी कि
बिंदु किस में जाएगा कि इसके बीच में जो रुकावट आती है, इसके बीच में क्या आती है, जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या लिखेंगे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसी प्रतिरोध का संयोजन क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। का क्या इसका प्रयास लेंगे, दो प्रतिरोधों का, दो या दो से अधिक, दो से, लेकिन कम से कम दो रहेगा, दो से अधिक प्रतिरोधों का प्रतिरोधों को क्या जोड़ते ना है, प्रतिरोधों को जोड़ना, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है, संयोजन कहलाता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पूछ रहा है प्रतिरोध का संयोजन क्या है, लेकिन दोनों दो भी इसको समझ लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, जब एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रहेगा, ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। R1 यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। अब दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। क्या होता है दूसरा, दूसरा होता है मेरा समानांतर क्रम संयोजन। इसमें कैसे रहेगा, जब इस प्रकार का संयोजन रहे उसे कौन सा संयोजन रहेगा, समानांतर क्रम संयोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, R1, यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R3। श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार से रहेगा, समानांतर क्रम संयोजन इस प्रकार से रहेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिरोध को परिभाषित कर। अब सिर्फ प्रतिरोध का पूछ रहा है, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत धारा के प्रवाह में आए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है, कोई बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, कोई बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो अगर कोई आदमी एक ही काम को दो दिमाग से करेगा तो क्या होगा, दो दिमाग से करेगा तो अलग अलग होगा, काम खराब हो जाएगा। वही बात, वही नियम इस पर भी लागू होता है। कोई बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, कोई बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि वह परिणामी बल दो दिशा को व्यक्त करती है। क्या करती है, इसलिए नहीं लिखेंगे, कोई बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि परिणामी बल दो दिशा को बताता है। सिंपल सा हो गया। फिर मेरा अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का मतलब बारे में पहले हम समझेंगे। जैसे यहाँ कार है, यहाँ से हम आवेश यहाँ स्विच की पे यहाँ से आएगा, क्या है, चालक जा रहा है, क्या जा रहा है, चालक जा रहा है। कि चालक वही बात कर रहा है कि चालक में प्रतिरोध यानी कि रुकावट किस किस पर निर्भर करेगा। कि पहला किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर। कार का जितना लंबा कार रहेगा उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा, उतना ही रुकावट आएगा, उतना ही देर से वहां पर बिजली पहुंचेगी। फिर दूसरा क्या होगा, कार के मोटाई पर, कार के मोटाई पर, यानी कि कार जितना मोटा होगा उतना ही बिजली हल्का नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई इतना लंबा वस्तु है, इसमें जाएगा तो थोड़ा जल्दी चल जाएगा, लेकिन इसी को इसमें जाएगा तो लेकिन प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कार की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, और जब कार की मोटाई घटता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। पहले लिखेंगे लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा लिखेंगे मोटाई पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है उत्तम ईंधन क्या है, उत्तम यानी कि सुपर, क्या होता है, सुपर यानी कि सुपर ईंधन क्या है, ईंधन का मतलब क्या है, जलावन। तो सुपर क्या होगा, जो जिसे जलाने पर अधिक ज्वाला लगेगा, जो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तम ईंधन या सुपर ईंधन। तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, जो ईंधन
आसानी से प्राप्त हो जाए। किससे? आसानी से प्राप्त हो जाए एवं जिसे जलाने पर अधिक उष्मा गे, उष्मा नहीं लिख करके ज्वाला लिख सकते हैं। अधिक ज्वाला गे उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम ईंधन कहते हैं। लिखेंगे। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 करा नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जब भारी नाभिक क्या होगा? जब भारी न्यूट्रॉन कोई भी चीज़ अगर अधिक है, इतना बड़ा कोई चीज़ है, उसको फोड़ेंगे कितना होगा? इतना छोटा में टूटेगा। कोई बात यहाँ पर है कि जब भारी न्यूट्रॉन हल्के न्यूट्रॉन में टूटते हैं तो वहाँ पर अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलते हैं, जिसे कौन ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला है मेरा क्वेश्चन, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जो नवीकरणीय स्रोत है। मतलब कुछ ऊर्जा स्रोत पहले क्या है? कोई ऐसा स्रोत जिससे हमें ऊर्जा निकले उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा स्रोत कह रहा पहले नवीकरणीय समझना पड़ेगा। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? वैसा स्रोत चाहे नवीकरणीय वैसा चीज जिसे हम पुनः प्राप्त कर उपयोग करने के बाद ही हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। तो ऐसा ही 2 स्रोत का नाम लिखना है जो नवीकरणीय स्रोत है। कौन कौन स्रोत हो जाएगा? एक वायु हो जाएगा, एक सागर हो जाएगा। सागर में क्या रखा है? जल। तो वायु स्रोत एक ऐसा स्रोत है, चाहे जल स्रोत एक ऐसा स्रोत है जब तक पृथ्वी पर सौर परिवार बना रहेगा। कौन परिवार बना रहेगा? सौर परिवार। जब तक सौर परिवार बना रहेगा तब तक यह दोनों ऊर्जा रहेगी। उपयोग कर लेंगे फिर भी आ जाएगा, उपयोग कर लेंगे फिर भी आ जाएगा। इस प्रकार से वायु स्रोत एवं जल ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आशा है आपको लोगों को इस वीडियो को बहुत समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे इस कोरोना महामारी में सिलेबस खत्म नहीं कर पाए हैं फिजिक्स का, तो इस वीडियो के माध्यम से उनका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।